हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज में आज हम मॉक टेस्ट नंबर 20 देखेंगे अपना। ये भी हमने पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाया है 120 क्वेश्चंस के साथ, जिसमें इंग्लिश के 20 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन रीजनिंग, 10 क्वेश्चन मैथ और बाकी जीएस का पोर्शन है और अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी के भी क्वेश्चन आज हमने इंक्लूड किए हैं और साथ में इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। ये पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट है। इसमें आपको जीएस साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के भी हैं और आपके मॉडर्न हिस्ट्री से भी हमने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि आपने कहा था कि मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएं, तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के भी इंक्लूड किए हैं और साथ में हमने इकोनॉमी के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लिए हैं, इकोनॉमी और कंप्यूटर के भी। तो एकदम कंप्लीट फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। किसी संख्या को 2 से गुणा करके उसमें 16 जोड़ा जाता है और प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में से मूल संख्या घटाई जाती है, तो शेषफल क्या होगा? A number is multiplied by 2 and 16 is added to it and the sum obtained is divided by 2 and then the original number is subtracted from the quotient. What will be the remainder? Option A 8, option B 6, option C 4 और option D 2। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 8। हम आपको सिर्फ आंसर ही बताएंगे इसमें, जैसे कि हम हर आपको मॉक टेस्ट में सिर्फ आंसर ही प्रोवाइड करते हैं। इसका सॉल्यूशन आपको खुद करना है, वीडियो पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का लघुत्तम समापरिवर्त 2079 है, 2079 है और उनका महत्तम समापरिवर्तक यानी कि एचसीएफ कितना है 27 और एलसीएम कितना है 2079। तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 189 है 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी? द लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इज 2079 एंड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ कितना है 27। अकॉर्डिंगली इफ वन ऑफ देम इज 189 देन व्हाट इज द अदर नंबर? ऑप्शन ए 584 584, ऑप्शन बी 189 189, ऑप्शन सी 216 216 और ऑप्शन डी 297 297। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 297 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों की वृद्धि होने पर अनुपात 4:5:7 हो जाता है। तदनुसार इस वृद्धि से पहले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेज इज 2:3:5। With an increase of 20 students in each class, the ratio becomes 4:5:7. Accordingly, what was the total number of students before this increase? Option A 100, option B 120 120, option C 150 150 और ऑप्शन डी 104 104। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 100। तो प्रारंभ में शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी थी 100। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ए बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए बी सी इज 90 ईयर्स। 6 ईयर्स एगो यानी कि 6 साल पहले देयर एज वर इन द रेशो ऑफ 1:2:3। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी? ऑप्शन ए 45 वर्ष 45 ईयर्स, ऑप्शन बी 36 वर्ष 36 ईयर्स, ऑप्शन सी 42 वर्ष 42 ईयर और ऑप्शन डी 40 वर्ष 40 ईयर्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 42 ईयर्स 42 वर्ष। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दो साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः 9,000 रुपये और 10,500 रुपये का निवेश करते हैं। यदि 6,500 रुपये यानी कि 6,500 रुपये की पूंजी को निवेश के अनुपात में लाभ में बांटना पड़ता है तो द्वितीय साझेदार को कितना लाभ मिलेगा? द टू पार्टनर इन्वेस्ट ₹9,000 and $10,500 respectively in a business. In the capital of ₹6,500 has to be shared in the ratio of investment. Then how much profit will be given to the second partner? यानी कि इस वाले पार्टनर को कितना पैसा मिलेगा? ऑप्शन ए 3,000 रुपये, ऑप्शन बी 3,500 3,500 रुपये, ऑप्शन सी 4,000 रुपीज़ 4,000 रुपये और ऑप्शन डी 6,000 रुपीज़ 6,000 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3,500 रुपये 3,500 रुपीज। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय यानी कि टी
7:3 के अनुपात में मिलाता है, यानी कि 7:3 के अनुपात में दो तरह की चाय को मिलाता है। उसमें से एक की कीमत है 18 रुपये पर 100 ग्राम पर 100 ग्राम और दूसरी की कीमत है 13 रुपये 13 रुपीज पर 100 ग्राम। वो इस मिश्रित चाय को 18 रुपये 15 पैसे प्रति 100 ग्राम की दर से, यानी कि 18 रुपये 15 पैसे प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है। इस सौदे में उसको प्रतिशत लाभ कितना है? ए शॉपकीपर मिक्सेस 2 types of tea, cost of ₹18 and ₹13 per 100 grams in the ratio of 7:3. He sells this mixed tea at the rate of ₹18.15 per 100 grams. What is his percentage profit in the deal? ऑप्शन है 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 12% और ऑप्शन डी 14%। तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है इससे? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10% का लाभ उसको प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत वजन 50 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम है और लड़कियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। द एवरेज वेट ऑफ 180 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इज 50 kg, यानी कि टोटल वेट कितना आ जाएगा? 180 से आप 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेट आ जाएगा। The average weight of 180 students in a school is 50 kg. The average weight of boys is 60 kg and the average weight of girls is 45 kg. Find the numbers of boys and girls in the school. तो आपको टोटल नंबरों का पता लगाना है, लड़के और लड़कियों की टोटल संख्या पता करनी है। ऑप्शन ए 80-100, ऑप्शन बी 65 और 115, 65 115 115, ऑप्शन सी 60-120, यानी कि लड़कों की पहली संख्या लड़कों की और दूसरी लड़कियों की है इसमें, और ऑप्शन डी 70-111। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि उस कक्षा में 60 लड़के हैं और 120 लड़कियां हैं। 60 लड़कों का वजन कितना है? एवरेज वजन 60 kg और लड़कियों का एवरेज वजन कितना है? 45 kg। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे ये 3600 आ जाएगा और ये बाकी का ये आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे आप तो 9000 टोटल वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक है, यानी कि दो संख्याएं हैं x और y और ये एक कोई तीसरी संख्या है z। दो संख्याएं यानी कि x और y जो है तीसरी संख्या से x जो है 10% अधिक है, x जो है z का 10%, x इक्वल टू z का 10%, और दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40%, और दूसरी संख्या जो है y कितनी अधिक है? z से, z का 40% है, ये 30% है सॉरी, और ये 40% है। तो दूसरी संख्या का x पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x बराबर कितनी है? x की वैल्यू निकालना है। तो पहली संख्या है दूसरी संख्या का x%, यानी कि ये कितना है? इसका x%, y का x% है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ए ऑप्शन है 105 2/13, ऑप्शन बी 140, ऑप्शन सी 105 सही 2/7 और ऑप्शन डी 92 सही 6/7, 92 6/7। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आप सॉल्व करेंगे तो यही इसका आंसर आएगा, 92 6/7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ से बेचने पर 15 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? An item earn ₹15 more by selling it at 5% profit than 5% loss. What is the purchase price of the item? ऑप्शन ए 150 रुपए, ऑप्शन बी 200 रुपए, ऑप्शन सी 250 रुपए 250 रुपीज और ऑप्शन डी 300 रुपए 300 रुपीज। तो इसका सही आंसर होगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 150 रुपए। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक वस्तु पर 20% की छूट दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, यानी कि ये क्रमिक छूटें दी गई है। सीक्वेंशियल डिस्काउंट जो होते हैं बट्टे से पर आधारित क्वेश्चन है ये। इसका सीक्वेंशियल डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है, एक वस्तु पर 20% की छूट और दूसरी वस्तु पर 25% की छूट के बराबर है, तदनुसार उन वस्तुओं का लागत मूल्य कितना हो सकता है। 20% डिस्काउंट ऑन वन आइटम इज इक्वल टू 25% डिस्काउंट ऑन अनदर आइटम। अकॉर्डिंगली द कॉस्ट प्राइस ऑफ दोज आइटम्स कैन बी, ऑप्शन है 50 रुपए और 40 रुपए, यानी कि पहली वस्तु का मूल्य 50 और दूसरी का 40, ऑप्शन बी 40 रुपए और 60 रुपए, यानी कि पहले का 40 और दूसरी वस्तु का 60 रुपए, ऑप्शन सी 50 रुपए और 90 रुपए, यानी कि पहली वस्तु का मूल्य 50 रुपए और दूसरी का 90 रुपए, और ऑप्शन डी पहली वस्तु का
90 रुपए और दूसरी वस्तु का 40 रुपए। इसमें आप एक कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि जब पहली वस्तु का जो पर 20% जो छूट है वो दूसरी वस्तु के 25% के बराबर है, इसका मतलब यह है कि पहली वस्तु का मूल्य ज्यादा होगा दूसरी वस्तु से। तो यहां पर पहली वस्तु का जहां जहां मूल्य दूसरी वस्तु से ज्यादा है तो वो ऑप्शन छोड़ दीजिए, बाकी दो एलिमिनेट कर दीजिए। तो ये ऑप्शन तो अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएगा 40 और 60 वाला आपका, और ये वाला दूसरा यानी कि पहली वस्तु का मूल्य ज्यादा होगा दूसरी से, सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपके पास केवल ये दो ऑप्शन ही बचेंगे, तो दो ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। अगर आपसे सॉल्व भी नहीं किया जा रहा है तो इस तरह भी आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 50 रुपए और 40 रुपए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यहां से हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन है। अगर किसी घड़ी में 24 घंटे में घड़ी कितनी तेज या मंद हो जाएगी यदि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में 66 मिनट से पर मिलती हैं। टेल हाउ फास्ट और स्लो द क्लॉक विल बी इन 24 आवर्स इफ बोथ द नीडल्स ऑफ द क्लॉक मीट इन 66 मिनट्स। ऑप्शन ए 11 मिनट 54 सही 6/121 सेकंड। ऑप्शन बी 10 मिनट 54 सही 6/121 सेकंड। ऑप्शन सी 11 मिनट 55 सेकंड तेज हो जाएगी ये। और ऑप्शन डी 10 मिनट 55 सही 1/11 सेकंड तेज, यानी कि पहले ऑप्शन में 10 मिनट 54 सही 6/121 सेकंड हल्की हो जाएगी, दूसरी में 10 मिनट 54 सही 6/121 सेकंड हल्की हो जाएगी, या फिर ऑप्शन सी 11 मिनट 55 सेकंड तेज हो जाएगी, या फिर 10 मिनट ऑप्शन डी 10 मिनट 55 सही 1/11 सेकंड तेज हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 11 मिनट 54 सही 6/121 सेकंड हल्की हो जाएगी। अगर वो 66 मिनट में एक दूसरे से मिलती हैं तो 24 घंटे में 11 मिनट हल्की हो जाएंगी, स्लो हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देवांश का जन्मदिन शुक्रवार 14 अप्रैल को है। यदि रोहन का जन्म 20 सितंबर को हुआ था तो उसी वर्ष रोहन का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? देवांश बर्थडे इज ऑन फ्राइडे 14 अप्रैल। इफ रोहन वाज बोर्न ऑन 20 September देन इन व्हाट ईयर वुड रोहन्स बर्थडे बी इन द वीक। यानी कि उसी वर्ष, अगर मान लीजिए दोनों एक ही वर्ष में पैदा हुए, 14 अप्रैल को हुआ है और 14 अप्रैल को क्या था? शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे, और उसी वर्ष 20 सितंबर को रोहन का जन्म हुआ, 20 सितंबर को। तो आपको बताना है तो रोहन का जन्म 20 सितंबर को क्या दिन था? ऑप्शन ए मंगलवार, ऑप्शन बी शुक्रवार, ऑप्शन सी गुरुवार और ऑप्शन डी बुधवार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बुधवार। बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं ये कैलेंडर वाले। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी सांकेतिक भाषा में काव को डक्स लिखा जाता है, COW को डक्स लिखा जाता है, DUX, उसी सांकेतिक भाषा में DIG का कोड क्या होगा? DIG का डिग का कोड क्या होगा? तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें डिफरेंस जो है अल्फाबेटिकल, आप उसमें डिफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऑप्शन ए EJH, ऑप्शन बी HJE, ऑप्शन सी EOH और ऑप्शन डी HOE। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी EOH, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंस है वो एक का डिफरेंस है, फिर दूसरी बार में O के बाद PQRS T यानी कि 5 का डिफरेंस है। इसी तरह W के बाद X है, PQRST UVW X, W के बाद X है तो G के बाद H है, यहाँ 5 का डिफरेंस है और यहाँ 1 का डिफरेंस है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। किसी सांकेतिक भाषा में 1 + 2 + 3 का अर्थ है दीज आर बॉयज। 1 + 2 यानी कि 1 + 2 + 3 का क्या अर्थ है? दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज। और 1 + 3 + 4 का क्या अर्थ है? बॉयज आर नॉटी, बॉयज आर नॉटी। तो आपको बता, और 1 + 4 + 5 का अर्थ है 1 + 4 + 5 का क्या अर्थ है? नॉटी बॉय सिंग, नॉटी बॉय सिंग। तो आपको इसमें नोटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी, आपको ये बताना है कि नोटी के लिए कौन सी संख्या प्रयुक्त होगी। इसमें कॉमन क्या है? 134 और 145, यानी कि 1 भी कॉमन है दोनों में और 4 भी कॉमन है। तो अब आपको ये देखना है ऊपर वाले में क्या क्या कॉमन है, तो इसमें कॉमन निकाल लेते हैं हम। इसमें 1 कॉमन है और 3 कॉमन है इन दोनों में। तो 1 यहाँ कौन से वर्ड सेम है जो यूज हुए हैं? आर इधर भी यूज हुआ है, आर इधर भी यूज हुआ है, और दूसरा 3 कॉमन है। तो बॉयज यहाँ पर भी यूज हुआ है, बॉयज यहाँ पर भी यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पर 145 में बॉयज यहां यूज हुआ है, जो कि इसका मतलब 1 का जो कोड है वो बॉयज है और नोटी का कोड है 4। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 इज द राइट आंसर। इस तरह के क्वेश्चन कॉमन लेकर सॉल्व किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मीरा टी बिंदु से सीधे चलकर यू तक जाती है। टी बिंदु से मीरा चलती है और यू तक जाती है। फिर इसी तरह
जो 4 फीट दूर है, यानी कि ये यहाँ से 4 फीट की दूरी पर है, वहां से वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर W तक जाती है, फिर 90 डिग्री बाएं मुड़ जाती है, बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट मुड़ जाती है और W तक जाती है। और जो 4 फीट दूर है ये भी 4 फीट दूर है। इसी तरह आप पूरा इसका डायग्राम बना लेंगे। फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर P तक जाती है, यानी कि 3 फीट चलेगी यहाँ पर और दायां है, दायां सीधा मुड़ेगी 90 डिग्री और 3 फीट चलेगी और P तक जाएगी। पुनः दाएं मुड़ेगी यहाँ से सीधे हाथ की साइड मुड़ेगी, राइट हैंड साइड, और दाएं मुड़कर 1 फीट चलेगी और Q तक जाएगी, Q तक जाती है। तथा फिर वो 90 डिग्री बाएं मुड़कर, 90 डिग्री बाएं कौन सा है, 90 डिग्री बाएं मुड़ेगी और 1 फीट चलकर V तक जाती है। तो इस तरह, तथा फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 फीट चलकर O तक जाती है, O तक जाएगी। तब T और O के बीच में आपको पूरी दूरी निकालनी है कि कितनी दूरी है। तो ऑप्शन ए 4 फीट, ऑप्शन बी 5 फीट, ऑप्शन बी 7 फीट और ऑप्शन डी 8 फीट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 फीट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी। तो इसमें 16 से 20 तक हमने इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन लिए हैं। ये पैटर्न आपको देखना है ध्यान से, सारे क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है। पी और ये जो सर्टिफाइड का जो वो होता है, कॉपीराइट का जो सिंबल होता है, कॉपीराइट का सिंबल है। क्यू का अर्थ है क्यू पी का भाई है, पी हैशटैग क्यू का अर्थ है पी क्यू की पुत्री है, पी इक्वल टू क्यू का अर्थ है क्यू पी की बहन है, पी सिग्मा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, पी डॉट क्यू का अर्थ है पी क्यू का पिता है, और पी एट द रेट क्यू का अर्थ है पी क्यू की माता है। तो इसमें आपको इस क्वेश्चन को आप देखना है कि अभिव्यक्ति यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्यू सिग्मा एन एट द रेट एस कॉपीराइट सी कॉपीराइट एम इक्वल टू पी, इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। यानी कि अगर ये इक्वेशन दी गई है तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। एस पी का भाई है, यानी कि इससे आपको ड्रॉ करना है कंक्लूजन इस इक्वेशन पर। ऑप्शन बी एन के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं, ऑप्शन सी एस क्यू की बहन है, और ऑप्शन डी पी क्यू की बहन है। तो ये बहुत हमने एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं इसमें आपको, ताकि किसी भी तरह की आगे आने वाले क्वेश्चंस में परेशानी ना हो आपको एग्जाम में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पी क्यू की बहन है, पी क्यू की बहन है। अगला क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो आपको इसमें बताना है कि पी एट द रेट क्यू आर पी एट द रेट आर इक्वल टू एस कॉपीराइट टी सिग्मा वी। इसका क्या अर्थ है? ऑप्शन ए वी पी का पति है, ऑप्शन बी आर वी का पुत्र है, ऑप्शन सी आर वी की पुत्री है, ऑप्शन डी वी पी की पत्नी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वी पी का पति है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 उसी पैटर्न पर बेस्ड है। 20 तक हमारे उसी सेम पैटर्न पर बेस्ड है, पैटर्न सेम ही रहेगा। आप वीडियो पॉज करके आराम से इस क्वेश्चन को पैटर्न को देख सकते हैं कि क्या फॉर्मेट क्या कंडीशन दी गई है, उसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निर्दिष्ट करता है कि सी डी का चाचा है, यानी कि इन चारों ऑप्शंस में से किस कंक्लूजन से ये ड्रा होता है, मतलब किस ऑप्शन से ये कंक्लूजन ड्रा होता है कि सी जो है डी का चाचा है, अंकल है। ऑप्शन ए सी सिग्मा बी हैशटैग एन एट द रेट एल कॉपीराइट डी। इसी तरह सारे ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं आराम से वीडियो पॉज करके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डी सिग्मा एल सिग्मा एन एट द रेट वी कॉपीराइट सी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 उसी पैटर्न पर बेस्ड। अभिव्यक्ति एल इक्वल टू एम हैशटैग एन कॉपीराइट पी और डॉट क्यू, इससे क्या निकाला गया निष्कर्ष? निम्नलिखित में से कौन सा सही निष्कर्ष है? ऑप्शन ए क्यू एम का पोता है, क्यू जो है एम का पोता है, या फिर एल एन का चाचा है, एल जो है एन का चाचा है, ऑप्शन सी एन क्यू का चाचा है, एन जो है क्यू का चाचा है, और या फिर ऑप्शन डी संबंध निकालना संभव नहीं है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका यही आंसर आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संबंध निकालना संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन और हमारा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ये भी उसी पैटर्न पर बेस्ड है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शित करता है कि क्यू एन की पुत्री है? क्यू जो है एन की पुत्री है। ऑप्शन ए क्यू डॉट पी हैशटैग सी एट द रेट एन एट द रेट वी, ऑप्शन बी एन डॉट पी हैशटैग सी एट द रेट क्यू एट द रेट वी, ऑप्शन सी एम एट द रेट एन हैशटैग आर डॉट क्यू, और ऑप्शन डी एम कॉपीराइट क्यू इक्वल टू वी हैशटैग एन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 टीपू सुल्तान के समय निम्न किन 3 राज्यों को मिलाकर केरल का निर्माण किया गया था? पहला है कोचीन, दूसरा है त्रावणकोर, तीसरा है कालीकट और चौथा है तिरुवनंतपुरम।
ड्यूरिंग टीपू सुल्तान केरला वाज क्रिएटेड बाय मर्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स। ये हमने आपको अपने लेक्चर्स में स्पेक्ट्रम के पढ़ाया है। पहला है कोचीन, दूसरा त्रावणकोर, तीसरा कालीकट, चौथा है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन है 2, 3, 4, ऑप्शन बी 1, 2, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1, 2, 3, कोचीन, त्रावणकोर और कालीकट। इन 3 राज्यों को एक साथ मिलाकर वर्तमान केरल राज्य का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, पानीपत का प्रथम युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, लड़ा गया था। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत was fought between अहमद शाह अब्दाली एंड मराठास। सेकंड स्टेटमेंट, पानीपत का तृतीय युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत was fought between बाबर एंड अब्राहम लोदी। ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच सेनाओं के बीच 1526 में हुआ था और यही वो युद्ध था जिसमें पहली बार मुगलों द्वारा किसका इस्तेमाल किया गया था? बारूद का इस्तेमाल किया गया था। बारूद का प्रथम बार मुस्लिम्स द्वारा, राजाओं द्वारा इस्तेमाल किया गया था। पानीपत तथा तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच 1761 में लड़ा गया था। 1761 में, और 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध। और 1764 में 3 साल पहले से 4 साल पहले प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके 3 साल बाद बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर है अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, खालसा दल की नींव कपूर सिंह ने रखी थी। द फाउंडेशन ऑफ द खालसा पार्टी या खालसा दल, या खालसा दल होगा, वाज लेड बाई कपूर सिंह। स्टेटमेंट 2, रणजीत सिंह के समय 12 सिख मिसलें थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रणजीत सिंह देयर वाज 12 सिख मिसल्स। ये भी हमने आपको स्पेक्ट्रम के लेक्चर में कराया है। तो ऑप्शन है केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। मिसलें क्या होती थी? सिखों के समय में मिसलें जो होती थी वो सिखों के अलग अलग दल गुट होते थे, या अलग अलग एक तरह से कह सकते हैं कि अलग अलग उनकी कास्ट, मान लीजिए, इसको कास्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अलग अलग गुटों में वो मिसलों में या ऑर्गेनाइजेशन में बटे हुए थे। जैसे सुकर चाकिया या आलू वालिया, या जैसे कि निहांग होते हैं। निहांग बहुत ज़्यादा सुर्खियों में थे जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी और उसमें लॉकडाउन लगा था। तो जो निहांग होते हैं, निहांग सरदार जो होते हैं सिख, वो ब्लू कलर के वस्त्र पहनते हैं, नीले कलर के वस्त्र पहनते हैं और उनके पास उनके साथ तलवार लगी रहती है। तो उसमें से आपने देखा होगा, सुना होगा न्यूज़ में कि पंजाब में एक निहांग सिख ने एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया था, बिल्कुल अलग कर दिया था। तो जिसकी जयपुर में सर्जरी हुई थी और उसको ट्रांसप्लांट करा गया था, हाथ को दोबारा जोड़ा गया था जयपुर में, क्योंकि कृत्रिम अंगों का बनाने की कृत्रिम अंग जहाँ बनते हैं वहाँ उसी हॉस्पिटल में उनके हालांकि कृत्रिम अंग नहीं जोड़ा गया था, बल्कि उसी हाथ को सही कर दिया गया था। सारे जो है ज्वाइंट्स ऑपरेट करके ठीक कर दिए गए थे। तो अगला क्वेश्चन, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद फैजुल्लापुर के कपूर सिंह ने खालसा दल की नींव रखी और रणजीत सिंह के समय 12 सिख मिसलें थी। और रणजीत सिंह कौन सी मिसल के थे? सुकर चाकिया मिसल के सरदार थे। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ फीचर ऑफ सब्सिडरी ट्रीटी या सब्सिडरी अलायंस। ऑप्शन है भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। इंडियन किंग्स विल हैव फॉरेन रिलेशंस अंडर द कंपनी। ऑप्शन बी, बड़े राज्य अपने यहाँ अंग्रेजी सेना रखेंगे। लार्ज स्टेट्स विल कीप इंग्लिश आर्मी या ब्रिटिश आर्मी। ऑप्शन सी, राज्यों को अपनी राजधानी में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। स्टेट्स हैव टू कीप एन ब्रिटिश रेजिडेंट, यहाँ ब्रिटिश होगा सब जगह, ब्रिटिश रेजिडेंट इन देयर कैपिटल, यहाँ पर भी ब्रिटिश होगा, ब्रिटिश। और ऑप्शन डी, राज्यों को किसी भी यूरोपीय को अपनी सेना में रखने की अनुमति थी। स्टेट्स वर अलाउड टू कीप एनी यूरोपियन इन देयर आर्मी। और हमने आपको क्या बताया था जब स्पेक्ट्रम के लेक्चर हमने आपको कवर कराए थे, उसमें 2-3 ऑप्शन कॉमन थे कि राज्य जो स्टेट होंगे, जो क्षेत्रीय राजा होंगे, वो अपनी सेना नहीं रखेंगे, सेना अंग्रेजों की रखी जाएगी, यानी कि ब्रिटिशर्स अपनी आर्मी रखेंगे, डिप्लॉय करेंगे। और दूसरा, वहाँ पर सेना के साथ साथ एक अंग्रेज रेजिडेंट भी होगा जो एजेंट के रूप में कार्य करेगा। जैसे कि आज गवर्नर होता है, सेंटर अपॉइंट करती है, उसी तरह गवर्नर की तरह एक एजेंट या रेजिडेंट अपने यहाँ हर क्षेत्रीय राजा को रखना होता था। तो ये कुछ कॉमन फैक्ट्स थे। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी सहायक संधि की विशेषता नहीं थी, और ये तो थी ही भारतीय राज्यों के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे। तो हमारे पास लास्ट ही ऑप्शन बचता है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमें बताना था कि कौन सा यह सहायक संधि की विशेषता नहीं थी। तो ऑप्शन डी जो है, राज्यों को किसी भी यूरोपीय को अपनी सेना में रखने की अनुमति थी, जबकि अनुमति नहीं थी किसी यूरोपीय को बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट के या बिना ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन की अपने यहाँ सेना में रखने की किसी भी यूरोपियन को अनुमति नहीं थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। बाल विवाह के संबंध में नेटिव मैरिज एक्ट कब पास किया गया था? व्हेन वाज द नेटिव मैरिज एक्ट पास्ड इन रिलेशन टू चाइल्ड मैरिज? ये भी हमने आपको स्पेक्ट्रम के लेक्चर में कराया है। ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1872, ऑप्शन सी 1930 और ऑप्शन डी 1830। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन बी 1872। 1872 में नेटिव एक्ट पारित हुआ, मैरिज एक्ट। इसमें 14 वर्ष की आयु से कम आयु का कन्याओं का विवाह वर्जित कर दिया गया। जैसे कि आपको पता है, फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसमें आयु की लड़कियों की आयु 18 वर्ष कर दी गई और लड़कों की आयु शादी की उम्र 21 वर्ष कर दी गई। तो ये जो भाई आयु बढ़ाई गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, ये किस पर बेस्ड थी? ये आपको बताना है कि कौन से एक्ट पर बेस्ड थी ये। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 1781 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। संस्कृत कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1781। स्टेटमेंट 2, 1791 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई। द कलकत्ता मदरसा वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1791। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा। वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना की गई और 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयासों से संस्कृत कॉलेज की स्थापना। ये आपसे पूछा जा सकता है ये इस तरह का कि जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की और 1781 में कलकत्ता मदरसे की स्थापना हुई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1855 में जारी हुआ था। लॉर्ड मैकाले मिनट्स रिलीज्ड इन 1855। स्टेटमेंट 2, लॉर्ड मैकाले आंगनवादी शिक्षा का समर्थक था। लॉर्ड मैकाले वाज सपोर्टर ऑफ एंग्लिसिस्ट एजुकेशन। आंगनवादी कौन सी होती थी? एक प्राचार्यवादी शिक्षा होती थी और एक आंगनवादी कौन सी होती थी? वेस्टर्न एजुकेशन पर बेस्ड थी। तो इसमें आपको सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। ये केवल आंगनवादी विचारधारा का या आंगनवादी शिक्षा का समर्थक था, यानी कि पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था लॉर्ड मैकाले। लेकिन इसका स्मरण पत्र जो जारी किया गया था वो 1835 में जारी हुआ था और इसके बाद 1854 में क्या आया था? क्या आया था? वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम आपको स्पेक्ट्रम में कवर कराएंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। हंटर शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? व्हेन वाज फॉर्मेशन ऑफ हंटर कमीशन? व्हेन वाज द हंटर कमीशन फॉर्म्ड? एजुकेशन कमीशन फॉर्म्ड? ऑप्शन है 1892 से 93 में, ऑप्शन बी 1889 से 90, ऑप्शन सी 1882 से 83 और ऑप्शन डी 1871 से 72। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1882 से 83। 1882 में सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया जिसका उद्देश्य केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था। विश्वविद्यालयों के कार्यों से इसका कोई संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको कालानुक्रम में, क्रोनोलॉजी में या स्टेटमेंट वाइज ऐसे ही बिल्कुल यूपीएससी का यही फॉर्मेट रहेगा, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या आपका ईपीएफओ का एग्जाम हो, दोनों में फॉर्मेट आपका बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हालांकि यूपीएससी आईएएस के प्रीलिम्स में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि स्पेक्ट्रम से जो क्वेश्चन पूछती है मॉडर्न हिस्ट्री से, वो ज़्यादातर वो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है जैसे कि क्या प्रभाव पड़ा, किस क्रांति का कौन सा प्रभाव पड़ा। स्टेटमेंट में आपसे दे दिए जाएंगे 3-4 अलग अलग स्टेटमेंट और उसमें पूछा जाएगा कि कौन सा प्रभाव था या कौन सा इस क्रांति का प्रभाव नहीं था, या कौन सा स्वराज मूवमेंट का प्रभाव था, या किस वजह से इनमें में से किस वजह से प्रभावित होकर, किस कारण से प्रभावित होकर स्वराज आंदोलन शुरू हुआ भारत में। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे, इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चन आपसे आईएएस के प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन ईपीएफओ में इतना एनालिटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर पूछे भी गए तो हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं इस तरह के, वरना आपसे सारे के सारे क्वेश्चन इसी तरह के पूछे जाएंगे जो फॉर्मेट हमने आपको दिया है यहाँ पर। तो इसमें निम्न को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आपका है पहला किसान बिहार किसान सभा, दूसरा अवध किसान सभा, तीसरा एका आंदोलन और चौथा बारडोली सत्याग्रह। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 4 3, ऑप्शन सी 2 3 4 1 और ऑप्शन डी 1 4 2 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2 3 1 4। किसान बिहार किसान सभा 1929 में फॉर्म हुई थी, अवध किसान सभा 1920, एका आंदोलन 1921 और बारडोली सत्याग्रह 1928। तो बारडोली सत्याग्रह आपका सबसे पहले इसमें कौन सा हुआ? 1920 में अवध किसान सभा, ये सबसे पहले हुई। इसके बाद दूसरा एका आंदोलन, ये सेकंड नंबर पर, और तीसरा आपका बारडोली सत्याग्रह और ये चौथा।
यानी कि 2 3 4 1। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किसे भारतीय नेता को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर इज नोन एज शांति पुरुष? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी मोहनदास करमचंद गांधी और ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही आंसर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, प्रमुख पत्र संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? देखिए जितने भी पत्र पत्रिकाएं हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम में जो लिखे गए हैं, और वो साप्ताहिक थे या मासिक थे या दैनिक थे, ये भी आपको याद रखना है। और कौन सा राइटर था या कौन सा राइटर इसे पब्लिश करता था, कौन ऑथर था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द मेजर पेपर संवाद कौमुदी? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, और आपको उसकी भाषा भी पता होना चाहिए, पत्र की भाषा, कि पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था। जैसे कि केसरी कौन सी भाषा में प्रकाशित होता था? लाला लाजपत राय द्वारा ये प्रकाशित किया जाता था केसरी, और एक था मराठा किस भाषा में था? लाला लाजपत राय द्वारा ये 2 पत्र जारी किए जाते थे या प्रकाशित किए जाते थे। तो आपको पता होना चाहिए केसरी की भाषा क्या थी और मराठा की भाषा क्या थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1830 में की गई थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1830। स्टेटमेंट 2, इसकी स्थापना एन एम जोशी द्वारा की गई थी। इन इट्स एस्टैब्लिशमेंट वाज डन बाय एन एम जोशी। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल 2। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना 1929 में की गई थी। इसकी स्थापना एन एम जोशी द्वारा की गई थी। तो 1929 में इसकी स्थापना की गई थी, और हमने स्टेटमेंट में क्या देखा था? स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ था हमें? तो 1830, जबकि 1929 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऑप्शन ए तराइन का युद्ध 1192, ऑप्शन बी खानवा का युद्ध 1528, ऑप्शन सी चौसा का युद्ध 1529 और ऑप्शन डी घाघरा का युद्ध 1539। यानी कि सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192, खानवा बैटल ऑफ खानवा 1528, बैटल ऑफ चौसा 1529 और बैटल ऑफ घाघरा 1539। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खानवा का युद्ध 1528 में नहीं हुआ था, बल्कि 1527 में हुआ था, बाबर व राणा सांगा के बीच। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने किस समिति की नियुक्ति की थी? विच कमेटी वाज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द जलियांवाला बाग मैसेकर? ऑप्शन है सैंडर्स कमीशन, ऑप्शन बी साइमन कमीशन, ऑप्शन सी हंटर समिति, ऑप्शन डी डायर समिति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हंटर समिति। हंटर्स समिति का गठन किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, खेड़ा सत्याग्रह के स्थानीय नेता कौन थे? कुछ हमने फैक्चुअल क्वेश्चन भी रखे हैं जो आपकी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को और फैक्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए हैं, ताकि आपको फैक्चुअल नॉलेज की भी और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डेटा की भी पर्याप्त नॉलेज हो। क्योंकि यूपीएससी अगर डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछती है, तो क्रोनोलॉजी के क्रम में जब उस क्वेश्चन पूछती है तो वहाँ पर वो आपसे ऑटोमेटिकली ही फैक्चुअल आपकी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेती है। क्योंकि आपको जब ईयर वाइज पता होगा, डेट आपको याद होगी कि किस डेट में कौन सी घटना हुई थी, तो ऑटोमेटिकली ही इसका मतलब ये है कि आपको फैक्ट्स याद हैं। हु वाज द लोकल लीडर ऑफ खेड़ा सत्याग्रह? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन सी मदन मोहन पांड्या और ऑप्शन डी विट्ठल भाई पटेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मदन मोहन पांड्या इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट 1, 1916 में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। इन 1916 ए ज्वाइंट सेशन ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वाज हेल्ड इन लखनऊ। स्टेटमेंट 2, इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्टेटमेंट 2, द सेशन वाज प्रेसिडाइड ओवर बाई अंबिका चरण मजूमदार। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्योंकि बहुत से ज़्यादातर लोगों को ये तो पता होता है कि मुस्लिम लीग का गठन 1916 में हुआ था, उसका पहला अधिवेशन भी लखनऊ में हुआ था 1916 में। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है कि इसके पहले अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। बहुत से लोग आप इसमें ऑप्शन में आपसे कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर आपसे दिया जा सकता है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी या शौकत अली ने की थी। इस तरह के आपको मुस्लिम नेम देकर और आप आसानी से इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 37, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडेड द सोसाइटी ऑफ इंडिया, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। सॉरी, ये थोड़ा ट्रांसलेशन मिस्टेक है।
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। किस चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? अंडर विच चार्टर एक्ट द कंपनीज मोनोपोली ऑफ बिजनेस वाज एबॉलिश्ड? ऑप्शन है 1773, ऑप्शन बी 1813, ऑप्शन सी 1833 और ऑप्शन डी 1853। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1813। लेकिन आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में ये क्वेश्चन आपको दिया होगा, ये 1813 का चार्टर अधिनियम के बारे में दिया होगा। उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है कि कंपनी का व्यापार पर अधिकार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन चाय के व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा था। ये भी आप याद रखिए। इस तरह आपसे यूपीएससी क्वेश्चन इस तरह दे सकती है स्टेटमेंट कि कंपनी के हर व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के हर तरह के व्यापार से एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो आपसे इस तरह भी एकदम एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया दूध को खराब करने के लिए उत्तरदायी है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉइलेज ऑफ मिल्क? हमने हर सब्जेक्ट से आपको फैक्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं आज के मॉक टेस्ट में, और साथ ही हमने कुछ एनालिटिकल और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हमने आपको रखे हैं ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए। तो ऑप्शन है एस्परजिलस, ऑप्शन बी स्टेफाइलोकोकस, ऑप्शन सी सीडोमोनास और ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया दूध को खराब करने के लिए उत्तरदायी है, और यही दूध का दही जमाने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन से तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? ऑप्शन ए मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, सल्फर, पोटेशियम और आपका फास्फोरस, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम, और ऑप्शन डी मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और कॉपर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक और कॉपर। अगला क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किस जंतु में बाह्य तथा अंतः कंकाल दोनों पाए जाते हैं? विच ऑफ दीज एनिमल्स हैज एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्केलेटन? ऑप्शन ए कॉकरोच, ऑप्शन बी केचुआ, ऑप्शन सी मेंढक और ऑप्शन डी सर्प, स्नेक। उसका सही आंसर ऑप्शन डी, सर्प। स्नेक में दोनों कंकाल पाए जाते हैं, उसमें इंटर स्केलेटन भी होता है और एक्सटर्नल भी स्केलेटन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। प्रोटीन में आवश्यक रूप से होता है। प्रोटीन एसेंशियली कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन ए कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑप्शन बी सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑप्शन डी सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन, सही आंसर इसका ऑप्शन सी, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? विटामिन और साइड में कमी से होने वाले रोग। कैल्सीफेरोल, क्या इससे अस्थि उर्वरता होती है, यानी कि कैल्सीफेरोल से बोन सिकनेस होती है? कैल्सीफेरोल कौन सा होता है इसको आपको पता भी होना चाहिए। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सीफेरोल, विटामिन डी को आपको नाम याद होने चाहिए। फिर है नियासिन, पेलाग्रा होता है क्या इससे, इसकी कमी से? ऑप्शन सी कोबालामिन, संघातिक रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया होता है, और ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन की कमी से क्या बेरी होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन, बेरी। ये करेक्टली मैच नहीं है। राइबोफ्लेविन जिसे B2 कहते हैं, विटामिन B2, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं कोड़िए, चिलाइटिस या मुंह के कोनों पर दरारें, फटे होंठ, रूखी त्वचा या मुंह के अस्तर की सूजन। जैसे कि हमने बताया था कल, आपको पिक्चर्स भी दिखाई थी, जो होंठ के किनारे होते हैं वो किनारे फटने लगते हैं, और जो ऊपर का हिस्सा होता है होंठों का ये खुरदरा सा रफ हो जाता है, एकदम रफ हो जाता है, सूजन आने लगती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। पाचन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन डाइजेशन? ऑप्शन ए बड़े भोजन के कण छोटे कणों में टूटते हैं, लार्ज फूड पार्टिकल्स ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। ऑप्शन बी अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं, नॉन डिग्रेडेबल फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इन देयर डिफ्यूजिव कंपोनेंट्स। ऑप्शन सी स्टार्च ग्लाइकोजन में बदलता है, स्टार्च कन्वर्ट्स इनटू ग्लाइकोजन। ऑप्शन डी घुलनशील भोजन में जीवद्रव्य बनता है, ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन सॉल्यूबल फूड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अविसरणशील भोजन कण अपने विसरणशील घटकों में टूटते हैं, नॉन डिग्रेडेबल फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन इन देयर डिफ्यूजिव कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। किस प्रकार के शराब में पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है?
व्हाट काइंड ऑफ अल्कोहल कॉजेज ए पर्सन टू डाई? ऑप्शन ए एथाइल अल्कोहल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज दिन आप सुनते रहते होंगे, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, शायद 10 या 15 दिन पहले अलीगढ़ में शराब पीने से 70 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। अब वो जो घरेलू जो नकली शराब बनती है उसके पीने से, तो उसमें किस चीज़ की मात्रा अधिक हो जाती है जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो जाती है? यही इसी तरह क्वेश्चन को यहाँ घुमाकर पूछा गया है, किस प्रकार की शराब पीने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तो ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन सी इथाइल तथा मिथाइल अल्कोहल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मिथाइल अल्कोहल, क्योंकि जो घर पर शराब बनाई जाती है उसमें इन लोगों को अल्कोहल की मात्रा कितनी करनी है वो पता नहीं होता है, और जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, या फैक्ट्रियों में बनती है शराब, तो वहाँ पर उनको सही मात्रा का पता होता है और उसी के अनुपात में अल्कोहल उसमें मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए रक्त में केवल एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है, ओनली एल्बुमिन प्रोटीन इज फाउंड इन ब्लड। ऑप्शन बी रक्त में लोह तत्व के अलावा किसी अन्य तत्व के लवण नहीं पाए जाते हैं, सॉल्ट ऑफ एलिमेंट्स अदर देन आयरन आर नॉट फाउंड इन ब्लड। ऑप्शन सी रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनिजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन्स कॉल्ड एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन आर फाउंड मेनली इन द ब्लड। ऑप्शन डी रक्त में लगभग 11% लवण की मात्रा पाई जाती है, अबाउट 11% सॉल्ट इज फाउंड इन ब्लड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रक्त में मुख्यतः एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनिजन, ये सारी प्रोटीन रक्त में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। विटामिन, पेप्सिन, एंजाइम, कैरोटीन, हार्मोन, कैरोटीन और ऑप्शन डी है प्रोटीन, प्रोजेस्टेरोन। तो आपको इसको मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2143। विटामिन कौन सा है? विटामिन में क्या होता है? कैरोटीन, एंजाइम में पेप्सिन, हार्मोन क्या है? प्रोजेस्टेरोन जो है हार्मोन है, और प्रोटीन में भी कैरोटीन होता है। कैरोटीन और कैरेटीन ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। विटामिन में कैरोटीन होता है और प्रोटीन में कैरेटीन होता है। कैरेटीन कैसे? कैरेटीन, और ये होता है कैरोटीन, सी से होता है विटामिन के अंदर जो होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। सजीवों का प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सिम्टम्स ऑफ लिविंग बींग्स या एनिमेट थिंग्स या लिविंग थिंग्स? ऑप्शन ए वृद्धि, ग्रोथ। ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन सी जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म और ऑप्शन डी कोशा भित्ति, सेल वॉल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, यही सजीवों का प्रमुख लक्षण है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। मलेरिया में प्रयुक्त होने वाली दवा कुनैन पादप के कौन से भाग से प्राप्त होती है? कुनैन इज अ ड्रग यूज्ड इन मलेरिया, इज डिराइव्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट? ऑप्शन ए पत्ती, लीफ। ऑप्शन बी जड़, रूट। ऑप्शन सी छाल, बार्क और ऑप्शन डी पुष्प यानी कि फ्लावर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहुत इजी सा क्वेश्चन। छाल, जो कुनैन होती है, कुनैन वो पेड़ों की छाल से प्राप्त होती है, पेड़ की छाल से, सिनकोना जो वृक्ष होता है उसकी छाल से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया है? देखिए बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसको इस तरह घुमाया गया है क्वेश्चन को कि आप में से ज़्यादातर जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे वो बहुत आसानी से कंफ्यूज हो जाएंगे। सिर्फ आपको यहाँ ये दिमाग लगाना है कि प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया नहीं सोचनी है, आपके सोचना है कि प्रकाश संश्लेषण में क्रिया क्या होती है। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। अब इसकी उल्टी प्रक्रिया क्या होगी? यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में रिलीज करना और ऑक्सीजन को ग्रहण करना। तो इसके लिए कौन सी ऐसी इसमें से क्रिया है जो इसको फुलफिल कर रही है, यानी कि किस क्रिया से इसमें वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी? तो वो है लकड़ी का जलना, ऑप्शन डी। लकड़ी को आप जलाएंगे, किसी भी चीज़ को आप जलाएंगे तो उसके जलाने से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, क्योंकि कोई भी जैसे लकड़ी है, लकड़ी भी एक पौधा होता है, पौधे से लकड़ी निकलती है, तो पौधा उसको ग्रहण करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, तो वह जब जलाया जाएगा तो वो रिलीज करेगा। तो लकड़ी का जलना ये फोटोसिंथेसिस के रिवर्स प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सब्जियों में हमें मुख्यतः प्राप्त होता है, वी मेनली गेट इट फ्रॉम वेजिटेबल्स। ऑप्शन है वसा यानी कि फैट, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो सब्जियों से हमें क्या मिलता है? सब्जियों से हमें ऑप्शन डी विटामिन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 52। प्रकाश संश्लेषी समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? टू व्हाट डेप्थ आर लाइट्स स्कॉचिंग मरीन प्लांट्स फाउंड?
प्रकाश संश्लेषी यानी कि लाइट फोटोसिंथेसिस करने वाले पौधे कितनी गहराई तक समुद्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 20 से 30 मीटर, ऑप्शन बी 180 से 200 मीटर, और ऑप्शन सी 50 से 70 मीटर, और ऑप्शन डी 100 से 120 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 20 से 30 मीटर। और एक दूसरा फैक्ट ये है कि समुद्र में प्रकाश की जो सूरज की रोशनी है वो केवल मैक्सिमम 200 मीटर तक ही की गहराई तक ही जाती है, जिसमें से 100 मीटर की गहराई तक थोड़ी ज़्यादा मात्रा में जाती है, उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन सा एक प्रकार का ऊतक है? विच ऑफ वन ऑफ दिस इज ए टाइप ऑफ ए टिश्यू? ऑप्शन ए आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, ऑप्शन बी यकृत लीवर, ऑप्शन सी रुधिर ब्लड, और ऑप्शन डी अग्नाशय पैनक्रियाज। तो इसका सही आंसर है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। आपको सब लगेगा कि सारे के सारे ऊतक है, नहीं, ऊतक नहीं है। ऊतक होता है एक, पहले होता है सेल, आपकी सेल्स होती हैं, सेल से ऊतक बनते हैं, ऊतक टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं। तो ये सारे ऑर्गन हैं, यकृत है, आहार नाल है, यकृत है, आपका अग्नाशय, लेकिन रुधिर जो है वो एक टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, ये इसकी श्रेणी का पदार्थ निम्न में से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्सटेंस ऑफ द कैटेगरी ऑफ ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज? इनमें से इन सारी श्रेणियों का कौन सा पदार्थ है? ऑप्शन ए मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन डी अमीनो एसिड, और ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो इनमें से तीनों गुण किसमें पाए जाते हैं? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज। इसी श्रेणी का कौन सा पदार्थ? तीनों गुण नहीं, इसी श्रेणी का, तो वह स्टार्च इसी श्रेणी का पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी शुगर की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 55। मनुष्य को प्रतिदिन कितनी मात्रा में आयोडीन मिलनी चाहिए? व्हाट अमाउंट ऑफ आयोडीन शुड ए पर्सन गेट डेली? ऑप्शन ए 60 ग्राम, 60 ग्राम, ऑप्शन बी 80 मिलीग्राम, 80 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 100 ग्राम, 100 ग्राम, और ऑप्शन डी 120 मिलीग्राम, 120 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 80 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध आरोपित कर सकती है? अंडर विच आर्टिकल इंडियन पार्लियामेंट कैन इम्पोज बैन ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एंड पार्लियामेंट्री फोर्सेज? ऑप्शन ए अनुच्छेद 31, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 33, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 34। तो आपको बताना है कि भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत अर्धसैनिक बलों पे यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस पर के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 33। सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, गुप्तचर संस्थाओं आदि पर संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 57। शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार निम्न में से अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू होल्ड पीस इज गिवन? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19 क्लॉज 1, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 क्लॉज 2, ऑप्शन सी अनुच्छेद 19 क्लॉज 3, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19 क्लॉज 4। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 किससे संबंधित है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 संगम या संघ बनाने का अधिकार, राइट टू फॉर्म यूनियन और एसोसिएशन। अनुच्छेद 19 क्लॉज 4 भारत में आबाद संचरण का अधिकार, राइट टू फ्री ट्रांसमिशन इन इंडिया, फ्रीली मूवमेंट इन एनीवेयर इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किस संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस ऑफ फ्री एजुकेशन हैज बीन मेड टू चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14 ईयर्स? ऑप्शन ए 83वां, ऑप्शन बी 84वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 86वां। तो आपको बताना है कि कौन से अमेंडमेंट के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत बच्चों की मौलिक अधिकार में इसको जोड़ा गया है। संविधान संशोधन के तहत इसको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, इसको जो जोड़ा गया है वो किस संविधान में संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 का में घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? अनुच्छेद और प्रावधान। अनुच्छेद 39 ए जीविका के पर्याप्त साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड। सेकंड है आर्टिकल 39B संसाधनों का समान वितरण, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तीसरा है 39C समान कार्यों के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39C इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। और चौथा है आर्टिकल 39D साधनों का संकेंद्रण रोकना, प्रिवेंट
कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आपको इनको मैच करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1, 2 और 4। कौन सा सही सुमेलित है आपको ये बताना है, सॉरी। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्या ये सभी सही सुमेलित है या फिर कौन सा सही सुमेलित इसमें से है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 और 2। 1 और 2 सही सुमेलित है, पहला और दूसरा। और तीसरा और चौथा जो है उसमें 39C का मतलब है, 39C में प्रावधान किया गया है साधनों का संकेंद्रण रोकना, स्टॉपिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज। और 39D समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है EPFO के एग्जाम की दृष्टि से। क्यों? क्योंकि ये आपके लेबर लॉ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, लेबर लॉ से, ये लेबर लॉ से जुड़ा हुआ आर्टिकल है, इसलिए इसको बिल्कुल रट कर जाना। जो आपके गांधीवादी प्रिंसिपल हैं और जो लिबरल प्रिंसिपल हैं, यानी कि आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बिल्कुल एकदम रट कर जानी है। ये आपकी EPFO के एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए मौलिक अधिकार से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन सा भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए संविधान का पालन करना, ओबेइंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी भारत की संप्रभुता और एकता की रक्षा करना, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी समान नागरिक संहिता लागू करना, इंप्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड। और ऑप्शन डी पर्यावरण की रक्षा करना। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समान नागरिक संहिता लागू करना यह मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि ये क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से लिया गया है, मेंशन है ये चीज़। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 61। केंद्र राज्य विधायी संबंधों को भारत के संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? सेंट्रल स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, ये याद रखिए, ये टर्म बीच में जो कीवर्ड है उन बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आर डिस्क्राइब्ड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? क्योंकि भाग 11 और भाग 12 दोनों में ही केंद्र राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है, लेकिन यहाँ आपसे पूछा गया है लेजिस्लेटिव संबंध, विधायी संबंधों के बारे में कौन से भाग में बताया गया है? ऑप्शन है भाग 10 पार्ट 10, ऑप्शन बी भाग 11 पार्ट 11, ऑप्शन सी भाग 12 पार्ट 12 और ऑप्शन डी भाग 14 पार्ट 14। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भाग 11। संविधान के भाग 11 में केंद्र राज्य के विधायी और प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है तथा भाग 12 में वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई है। यानी कि भाग 11 और भाग 12 दोनों ही केंद्र राज्य के संबंधों से रिलेटेड हैं, लेकिन भाग 11 में लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव संबंधों की चर्चा की गई है और भाग 12 में पार्ट 12 में फाइनेंशियल जो रिलेशंस है उसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 62। राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट। स्टेटमेंट 1 इसको संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित किया गया है। इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। स्टेटमेंट 2 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। संविधान के अनुच्छेद 143 में वर्णित किया गया है, यानी कि राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने की शक्ति किसका अंतर्गत आती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत। और ये जो सलाह है ये राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 63। निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का या कौन से भारतीय संसद का अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? पहला है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा और चौथा है उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। ऑप्शन है 2 और 3, ऑप्शन बी 1, 2 और 3, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। तो इसका सही आंसर है 1, 2 और 3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 1, 2 और 3। उपराष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द अरेंजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बीन एस्टेब्लिश्ड? ऑप्शन है अनुच्छेद 122 आर्टिकल 122, ऑप्शन बी अनुच्छेद 123 आर्टिकल 123, ऑप्शन सी अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124, ऑप्शन डी अनुच्छेद 125 आर्टिकल 125। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124। अगला क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? संविधान समितियां और इसके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन सी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। ऑप्शन डी प्रारूप समिति, इसके अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। B.R. अम्बेडकर। तो आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको तो ये तो सभी को पता होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे। अब बाकी 3 बची, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ए संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे बल्कि इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मेड? पहला है भाग 5 यानी कि पार्ट 5 संघ सरकार यूनियन गवर्नमेंट, ऑप्शन बी भाग 6 राज्य सरकार, पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी भाग 7 संघ राज्य क्षेत्र, पार्ट 7 यूनियन टेरिटरीज, ऑप्शन डी भाग 9 खा नगर पालिकाएं, पार्ट 9 बी म्यूनिसिपैलिटीज। तो इसका आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, भाग खा में नगर पालिकाएं नहीं है बल्कि किसके बारे में वर्णन किया गया है? भाग खा में सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों से संबंधित है भाग खा, और जबकि 9 का जो है 9 का में म्यूनिसिपैलिटीज यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 67, निम्न राज्यों को उनके पुनर्गठन के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर रीऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है मणिपुर। ऑप्शन ए 1 2 1 3, ऑप्शन बी 1 3 2, ऑप्शन सी 1 2 3 और ऑप्शन डी 3 2 1। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1 2 3। महाराष्ट्र का गठन 1960 में, हरियाणा का 1966 में और तथा मणिपुर राज्य का 1971 में। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जो है ज़्यादातर लास्ट में ही इनका गठन हुआ है, नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं। तो ये आपको जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये पार्ट जो है आपका रीऑर्गेनाइजेशन का वाला पार्ट चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटी में। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय नागरिक तथा विदेशी दोनों को प्राप्त है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स ऑफ बोथ इंडियन सिटीजन्स एंड फॉरनर्स, बोथ हैव इंडियन एंड फॉरनर सिटीजन्स बोथ हैव। ऑप्शन है केवल धर्म, मूल, वंश, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, रेजिस्टेंस टू डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिसेंट एंड जेंडर। ऑप्शन बी लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता, अपॉर्चुनिटी, पोटेंशियल इन पब्लिक प्लानिंग या पब्लिक अपॉर्चुनिटीज। ऑप्शन सी विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ऑप्शन डी विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, विचरण तथा एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, पीसफुल कॉन्फ्रेंस, वेरियंस एंड रेजिडेंस एंड एसोसिएशन और यूनियन। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बिल्कुल अपनी इंटेलिजेंस बेस या थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच लेकर भी कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये विदेशी नागरिकों को क्यों दिया जाएगा ये अधिकार? ये इसमें ये पूछा है कि दोनों को प्राप्त है, कौन सा दोनों को प्राप्त है? तो जाहिर सी बात है ये तो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि लोक नियोजन में यहाँ की पब्लिक सर्विस में या गवर्नमेंट जॉब्स में विदेशियों को क्यों मिलेगा अधिकार? पहले तो इंडियंस को ही मिलेगा ना। तो अधिकार तो वहाँ होगा जहाँ दोनों के अधिकार समान है, यानी कि अगर कहीं न्यायिक फैसला है तो चाहे अगर मर्डर किसी इंडियन ने किया हो या फिर किसी फॉरेनर ने किया हो, सजा दोनों के लिए बराबर होगी ना, उनके लिए जो जस्टिस सिस्टम होगा वो सेम होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आप एनालिटिकल अप्रोच पर भी कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी कि दोनों के लिए एक जैसा लॉ है। किसी उच्च न्यायालय द्वारा, क्वेश्चन नंबर 69 हमारा, किसी उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित मामलों के स्थानांतरण के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाता है? विच रिट इज यूज्ड बाय हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ पेंडिंग केसेस फ्रॉम इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट? ऑप्शन ए परमादेश, मैंडेमस, ऑप्शन बी प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ऑप्शन सी अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो और ऑप्शन डी उत्प्रेक्षण, सर्टियोररी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्टियोररी उत्प्रेक्षण इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से कौन सा समाजवादी सिद्धांत का उदाहरण है? जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है डीपीएसपी, उसमें 3 तरह के सिद्धांत हैं। पहले है गांधीवादी, फिर है समाजवादी जो आपके सोशलिस्टिक अप्रोच है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, और तीसरे हैं उदार बौद्धिक यानी कि लिबरल अप्रोच वाले, गांधीयन प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल और लिबरल अप्रोच वाले प्रिंसिपल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा समाजवादी सिद्धांत का उदाहरण है। Which of the following is an example of socialist principle out of the directive principle of state policy mentioned in the Indian Constitution? ऑप्शन है आय और अवसर की असमानता को समाप्त करना, एंडिंग इनकम एंड अपॉर्चुनिटी इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी ग्राम पंचायतों का गठन, फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ऑप्शन डी पर्यावरण का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट। तो इसका सही आंसर है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय और अवसर की असमानता को समाप्त करना, टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटीज। ग्राम पंचायतों का गठन तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन ये गांधीवाद सिद्धांत का उदाहरण है, और जबकि पर्यावरण का संरक्षण उदार बौद्धिक सिद्धांत का उदाहरण है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल का। अगला क्वेश्चन नंबर 71, निम्न में से सही कथन चुनिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
स्टेटमेंट 1, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को वर्मा समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया था। द बेसिक या फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द वर्मा कमेटी। स्टेटमेंट 2, मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। द ओरिजिनल ड्यूटीज वर एडेड इन द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जोड़ा गया है और मूल कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। यह फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय जल विवादों के निर्णयन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स? ऑप्शन ए अनुच्छेद 263, ऑप्शन बी अनुच्छेद 262, ऑप्शन सी अनुच्छेद 362 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 363, आर्टिकल 363। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद ऑप्शन बी अनुच्छेद 262 इज द राइट आंसर। ये अंतर्राज्यीय जल विवाद से संबंधित है और अंतर्राज्यीय विवादों से संबंधित कौन सा है? सेंटर स्टेट्स रिलेशंस, जो दो राज्यों के संबंधित विवादों से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन हमारा 73, मुद्रा का सामान्य अर्थ क्या है? द कॉमन मीनिंग ऑफ मुद्रा इज? ऑप्शन ए करेंसी, ऑप्शन बी करेंसी तथा मांग जमा राशियां, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स, ऑप्शन सी करेंसी तथा बैंक की संपूर्ण जमा राशियां, कंप्लीट डिपॉजिट्स ऑफ करेंसी एंड बैंक्स, करेंसी ऑफ बैंक्स, ऑप्शन डी संपूर्ण चल निधि, टोटल लिक्विडिटी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी करेंसी तथा मांग जमा राशियां, करेंसी एंड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन किस तरह घुमाकर पूछा गया है। इंटरेस्ट रेट्स ऑन सेविंग अकाउंट्स इन ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया आर डिटरमाइंड बाय। देखिए नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो आपके कमर्शियल बैंक है, जैसे कि SBI है, PNB है। अब आप इसमें इसको इस तरह सोच सकते हैं, इन्होंने कितना घुमाकर क्वेश्चन यहाँ हमने पूछा है। यहाँ पर आपसे UPSC इसी तरह क्वेश्चन पूछेगी। आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो भी रेट है, बैंक रेट है, कौन डिसाइड करता है? RBI। इंटरेस्ट रेट कौन डिसाइड करता है? RBI। रेपो रेट कौन डिसाइड करता है? RBI। तो ये जब जारी करता है तो ये सारे कमर्शियल बैंक पर लागू होता है। अब आपका इसमें सेविंग अकाउंट है तो आपको उसी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा आपको सेविंग अकाउंट पर। तो इनडायरेक्टली किसने जारी किया है? ये RBI ने। तो बचत खातों पर जो आपको दी जाने वाली ब्याज दरें हैं वो किसके द्वारा निर्धारित हुई? जाहिर सी बात है RBI के द्वारा। तो ये इसका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक? ऑप्शन ए पत्र मुद्रा निर्गमन, लेटर करेंसी इशू, ऑप्शन बी जनता से जमा स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, ऑप्शन सी सरकार का बैंकिंग कार्य करना, परफॉर्मिंग गवर्नमेंट बैंकिंग, ऑप्शन डी अंतिम ऋणदाता का कार्य करना, एक्ट एज द अल्टीमेट लेंडर। तो इसमें से कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जनता से जमा स्वीकार करना। देखिए आप में से कोई भी RBI में जाकर अपना सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकता, आपको कमर्शियल बैंक में ही खोलने पड़ेंगे। तो इसलिए RBI किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 76, बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि द इंक्रीज इन बैंक रेट इज जनरली ए साइन दैट, ऑप्शन ए ब्याज की बाजार दर के गिरने की संभावना, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉलिंग, ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक अब वाणिज्यिक बैंकों को कर्ज नहीं दे रहा है, द सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर लैंडिंग टू कमर्शियल बैंक्स, ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग द चीप करेंसी पॉलिसी। चीप रेट का मतलब ये होता है कि ब्याज दरों में कमी आ गई। जब ब्याज दरों में कमी आएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी पैसे की, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा उधार पर लोग लेना शुरू कर देंगे, तो इसलिए चीप मनी पॉलिसी कहलाती है वो। और ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, द सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग द एक्सपेंसिव करेंसी पॉलिसी। और इसी का उल्टा चीप मनी का, यानी कि अगर ब्याज दरें बढ़ा दी जाए तो वो महंगी करेंसी हो जाएगी। तो आपने बताना है कि बैंक दर में वृद्धि, यानी कि बैंक रेट में जो इंक्रीज किया जाता है बैंक रेट में, वो सामान्यतः इस बात का संकेत है कि किस बात का संकेत है वो, ये इन चारों ऑप्शन आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जब बैंक रेट बढ़ेगा यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, लोन का रेट बढ़ेगा, तो जब कोई, अब जाहिर सी बात है कि जब लोन का रेट बढ़ जाएगा तो लोग कम आकर्षित होंगे लोन लेने की तरफ। तो इसलिए यहाँ लोन देने का मतलब मत समझिए कि सेविंग अकाउंट पर आपको जो लोन ज़्यादा मिलने लगेगा, नहीं, यहाँ आपको लैंडिंग रेट पर ध्यान देना है कि अगर बैंक रेट बढ़ेगा, RBI बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब लोन के रेट इंक्रीज होंगे। अब इंटरेस्ट पर जो पैसा कमर्शियल बैंक जारी करेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्ट पर जारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत डेटा हस्तांतरण की आवृत्ति सीमा को क्या कहते हैं?
व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ डेटा ट्रांसफर इज कॉल्ड विद इन द कंप्यूटर सिस्टम? ऑप्शन ए बैंड, ऑप्शन बी बैंडविथ, ऑप्शन सी बाइट और ऑप्शन डी बिट्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बैंडविथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन नंबर 78, किसी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है? व्हाट इज ए परमानेंट मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर कॉल्ड? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी सी डी रोम, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी सीपीयू। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सी डी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी और सी रोम रीड ओनली मेमोरी और सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोम रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, अवमूल्यन का क्या अर्थ है? व्हाट डज डेप्रिसिएशन मीन्स? ऑप्शन ए, घरेलू मुद्रा के स्थान पर एक नई मुद्रा को लागू करना, इंप्लीमेंटिंग ए न्यू करेंसी इन अ प्लेस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, इसे तो डिमोनेटाइजेशन कहते हैं स्टेटमेंट वाइज। ऑप्शन बी, चल पूंजी फ्लोटिंग कैपिटल। ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना, लोअरिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कंपेयर टू द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। और ऑप्शन डी, घरेलू मुद्रा का मान बढ़ाना, रेजिंग द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो इसका सही आंसर है बहुत इजी सा क्वेश्चन, ऑप्शन सी, अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। ऐसी स्थिति तब प्रयोग में लाई जाती है जब देश में भुगतान में मौलिक असंतुलन आ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 80, एंजल टैक्स के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बहुत चर्चा में था 2019 में, ये बहुत चर्चा में था एंजल टैक्स। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एंजल टैक्स? ऑप्शन ए, ये साहूकारों द्वारा किसानों पर लगाया जाने वाला कर है। इट इज ए टैक्स इम्पोज बाई मनी लैंडर्स टू द फार्मर्स। ऑप्शन बी, ये आरबीआई द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिया जाने वाला कर है। इट इज अ टैक्स लेविड बाय आरबीआई फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स। ऑप्शन सी, स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों पर लगाया जाने वाला कर है। टैक्स ऑन शेयर्स इशूड बाय स्टार्टअप्स। ऑप्शन डी, कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, स्टार्टअप द्वारा जारी शेयरों पर लगाया जाने वाला कर। अगला क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन ए, बाइट बाइनरी नंबर में एक अंकीय होती है। बाइट बाइनरी नंबर कंटेन्स 1 डिजिट। ऑप्शन बी, बिट डिजिटल नंबरों का समूहन का प्रतिनिधित्व करता है। द बिट रिप्रेजेंट द ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर्स। ऑप्शन सी, 8 अंकीय बाइनरी संख्याओं को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट बाइनरी नंबर्स आर कॉल्ड बाइट्स। ऑप्शन डी, 8 अंकीय बाइनरी संख्या को बिट कहते हैं। द 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड ए बिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 अंकीय बाइनरी संख्या को बाइट कहते हैं। 8 डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 82, प्रोग्राम का समूह जो आपकी कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है उसे कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल ऑफ द रनिंग ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन बी, कंप्यूटर। ऑप्शन सी, ऑफिस और ऑप्शन डी, कंपाइलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर 83, एएलयू डैश परिचालन संपन्न करता है। एएलयू कैरीज आउट ऑपरेशंस। ऑप्शन ए, लॉगरिथम आधारित, लॉगरिथम बेस्ड। ऑप्शन बी, ASICII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ, इसकी पूरी फुल फॉर्म याद रख लीजिए। ऑप्शन सी, अरिथमेटिक और ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अरिथमेटिक। अगला क्वेश्चन नंबर 84, सुपर कंप्यूटर डैश 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 इज कॉल्ड। ऑप्शन ए, मेनफ्रेम कंप्यूटरों से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे हैं। मेनफ्रेम्स आर स्मॉलर इन साइज, प्रोसेसिंग कैपेसिटी देन कंप्यूटर्स। ऑप्शन बी, अधिकांश घरों में आम है, इज कॉमन इन मोस्ट हाउस होल्ड्स। ऑप्शन सी, इसमें हजारों प्रोसेसर होते हैं। इट हैव थाउजेंड ऑफ प्रोसेसर्स। और ऑप्शन डी, लैपटॉप के ही आकार के होते हैं। तो ऑप्शन सुपर कंप्यूटर के बारे में आपको इसमें से सही स्टेटमेंट चूज करनी है। तो लैपटॉप के आकार के तो होते नहीं है, नाम ही सुपर कंप्यूटर है। दूसरा, अधिकांश घरों में यूज आम है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सुपर कंप्यूटर घर में तो यूज होते नहीं है, तो बल्कि इसमें हजारों की तादाद में प्रोसेसर होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी, इसका जो है ऑप्शन सी सही आंसर है, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 85, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू गेट अ प्रिंटेड डायग्राम इन अ कंप्यूटर? ऑप्शन ए, माउस। ऑप्शन बी, कीबोर्ड। ऑप्शन सी, टच पैड और ऑप्शन डी, स्कैनर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्कैनर के द्वारा हम प्रिंटेड डॉक्यूमेंट निकालते हैं, डायग्राम निकालते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ से हमारे अकाउंट्स के क्वेश्चन है। जब स्वामी व्यवसाय में से अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन आहरित करता है तो व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द बिजनेस व्हेन द ओनर विथड्रॉज मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज? स्टेटमेंट 1, स्वामी की पूंजी में कमी आती है, देयर इज अ डिक्रीज इन द ओनर्स कैपिटल। स्टेटमेंट 2, व्यवसाय की देनदारियों में कमी आती है, देयर इज अ डिक्रीज इन द लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। ऑप्शन ए, केवल एक। ऑप्शन बी, केवल 2। ऑप्शन सी, दोनों। ऑप्शन डी, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
सी दोनों। ऐसा माना जाता है कि एक पृथक इकाई स्वामी दूसरी पृथक इकाई व्यवसाय के लिए धन दे रहा है। इसी प्रकार जब स्वामी व्यवसाय से कुछ धन अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए आहरित करता है तो उसे स्वामी की पूंजी में कमी माना जाता है, परिणामतः व्यवसाय की देनदारियों में कमी आती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। लेखांकन की द्विपक्षीय संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। स्टेटमेंट 1, इस संकल्पना के अनुसार किसी भी लेनदेन के अभिलेखन के लिए दो खाते होते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट देयर आर टू अकाउंट्स फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। स्टेटमेंट 2, इस संकल्पना के अनुसार यदि कोई फर्म माल नकद खरीदती है तो उसके स्टॉक में कमी आती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इफ ए फर्म बाइज गुड्स इन कैश देन इट्स स्टॉक डिक्रीजेज। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल एक। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के प्रत्येक लेनदेन का प्रभाव किन्हीं दो स्थानों पर पड़ता है, अर्थात प्रत्येक लेनदेन का अभिलेखन दो स्थानों पर किया जाता है। दूसरे शब्दों में किसी भी लेनदेन के अभिलेखन के लिए दो खाते होंगे। यदि कोई फर्म कोई माल नकद खरीदती है तो इसके परिणाम स्वरूप एक तरफ उसकी परिसंपत्तियां स्टॉक में वृद्धि होगी तो दूसरी ओर उसकी दूसरी संपत्ति नकद में कमी आएगी। अगला क्वेश्चन नंबर 88। आगम मान्यता संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 1, आगम से तात्पर्य रोकड़ के उस कुल अंतर प्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं सेवाओं के क्रय से प्राप्त होता है। रेवेन्यू मीन्स द टोटल इनफ्लो ऑफ कैश रिसीव्ड फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द बिजनेस। स्टेटमेंट 2, आगम से तात्पर्य व्यवसाय के संसाधनों को का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले भुगतान जैसे कि ब्याज, लाभांश आदि। रेवेन्यू मीन्स पेमेंट लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा इन एक्सचेंज फॉर द यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस बाय अदर पीपल। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कोई नहीं। आगम से तात्पर्य रोकड़ के उस कुल प्रवाह से है जो व्यवसाय द्वारा वस्तुओं के विक्रय से प्राप्त होता है और दूसरा व्यवसाय के संसाधनों का दूसरे लोगों द्वारा उपयोग के बदले प्राप्तियां जैसे ब्याज और लाभांश आदि से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 89। आगम व मिलान संकल्पना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट। स्टेटमेंट 1, इस संकल्पना के अनुसार एक व्यय को तभी खर्च माना जाता है जब उस पर रोकड़ का भुगतान हो गया हो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड ओनली व्हेन द कैश हैज बीन पेड ऑन इट। स्टेटमेंट 2, इस संकल्पना के अनुसार किसी विशेष अवधि में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द रेवेन्यू अर्न्ड इन अ पर्टिकुलर पीरियड शुड बी मैच्ड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केवल दो। इस संकल्पना के अनुसार किसी विशेष अवधि में अर्जित आगमों का मिलान उसी अवधि के व्ययों से किया जाना चाहिए, अतः एक व्यय को तभी खर्च मान लिया जाता है जब उससे किसी संपत्ति या आगम का अर्जन हो गया हो, ना कि जब उस पर रोकड़ का भुगतान हुआ हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। दो व्यवसायों के बीच वित्तीय परिणामों की तुलना निम्न में से किस संकल्पना पर आधारित है? कंपैरिजन ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स बिटवीन टू बिजनेसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट? ऑप्शन ए मुद्रा मापन संकल्पना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ऑप्शन बी आगम व्यय मिलान संकल्पना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैचिंग कॉन्सेप्ट। ऑप्शन सी समनुरूपता की संकल्पना, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। और ऑप्शन डी पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी समनुरूपता की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ कन्फर्मिटी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, जिसे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, किसी भी व्यवसाय द्वारा वित्तीय विवरणों में निहित सूचनाएं व्यवसाय संचालन के प्रयोग परिणामों तक पहुंचने में उपयोगी तभी हो सकती हैं जब उनका तुलनात्मक अध्ययन संभव हो। यह तुलना विभिन्न वर्षों के वित्तीय विवरणों से भी हो सकती है और एक जैसा व्यापार करने वाले विभिन्न व्यवसायों के मध्य भी। इस प्रकार दो व्यवसायों के वित्तीय परिणामों की तुलना भी तभी संभव है यदि दोनों ने वित्तीय विवरणों के निर्माण के लिए लेखांकन के समान तरीके व नीतियों का पालन किया हो। अगला क्वेश्चन नंबर 91। वित्तीय सूचनाओं के प्रतिवेदन में समरूपता व एकरूपता लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एस्टैब्लिश्ड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन? ऑप्शन ए जनवरी 1977, ऑप्शन बी फरवरी 1977, ऑप्शन सी मार्च 1977, ऑप्शन डी अप्रैल 1977। इसका सही आंसर ऑप्शन डी अप्रैल 1977। वित्तीय सूचनाओं के प्रतिवेदन में समरूपता व एकरूपता लाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने अप्रैल 1977 में लेखांकन मानकों को विकसित करने के लिए लेखांकन मानक बोर्ड की स्थापना की। इस बोर्ड का मुख्य कार्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां लेखा अवधियों में समरूपता की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92। तलपट के संबंध में निम्न में से सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट 1, ये एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। स्टेटमेंट 2,
तलपट रोकड़ बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग या शेषों को दर्शाने वाला विवरण है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट शोइंग द डेबिट ऑफ ऑल अकाउंट्स एंड द सम और क्रेडिट और बैलेंस एंड सम और बैलेंस ऑफ क्रेडिट्स इन द कैश बुक। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। तलपट नाम व जमा राशियों की शुद्धता जांचने का एक साधन है। ये दोहरी प्रविष्टि प्रणाली की अंकगणितीय परीक्षण है। यह जांचता है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलू शुद्धता से अभिलेखित किए गए हैं या नहीं। तलपट बही खातों में खतौनी की शुद्धता राशियों की जांच के विचार से खाता बही में सभी खातों के नाम और जमा के योग या शेषों को दर्शाने वाला विवरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। तलपट के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रायल बैलेंस। स्टेटमेंट 1, तलपट सदैव खाता शेषों से तैयार किया जाता है। ट्रायल बैलेंस इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैलेंसेज ऑफ अकाउंट्स। स्टेटमेंट 2, कोई संस्था तलपट को किसी चयनित अवधि के अंत में भी तैयार कर सकती है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ए सिलेक्टेड पीरियड। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल दो। तलपट सामान्यतः खाता शेषों से तैयार किया जाता है। तलपट सामान्यतः एक लेखावधि के अंत में तैयार किया जाता है। एक संस्था को तलपट को एक चयनित अवधि में के अंत में भी तैयार कर सकती है। ये अवधि संस्था की आवश्यकता अनुसार मासिक भी हो सकती है, त्रैमासिक भी होती है, अर्धवार्षिक भी हो सकती है या वार्षिक भी हो सकती है, यानी कि मंथली भी हो सकती है और 3 मंथ पर भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है और सेमेस्टर वाइज भी हो सकती है और वार्षिक एनुअल भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। निम्न में से कौन सा तलपट बनाने का के उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग ए ट्रायल बैलेंस? पहला है खातों की अंकीय शुद्धता का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। दूसरा है अशुद्धियों का पता लगाने में सहायता करना, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज। तीसरा है वित्तीय विवरणों, लाभ व हानि खाता और तुलन पत्र की तैयारी करने में सहायता करना, असिस्टिंग इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। ये सभी उद्देश्य तलपट बनाने के लिए इस्तेमाल किए, ये सभी उद्देश्य होते हैं तलपट बनाने के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग तलपट ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड अ ट्रायल बैलेंस? पहला है योग विधि, टोटल मेथड। दूसरा है शेष विधि, बैलेंस मेथड। तीसरा है योग और शेष विधि, टोटल कम बैलेंस मेथड। ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। ये तीनों ही विधियों का उपयोग ट्रायल बैलेंस निकालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। राष्ट्रीय महिला कोष के संबंध में सही कथन चुनिए। ये हमारा सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग राष्ट्रीय महिला कोष। स्टेटमेंट 1, इसकी स्थापना फरवरी 2003 में की गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन फरवरी 2003। स्टेटमेंट 2, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी कोई नहीं। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना भारत सरकार ने मार्च 1993 में महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय के रूप में की थी। ये सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन। स्टेटमेंट 1, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। स्टेटमेंट 2, इस आयोग की पहली अध्यक्ष श्रीमती जयंती पटनायक थी। इट द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ दिस कमीशन वाज मिस जयंती पटनायक। स्टेटमेंट 3, वर्तमान में श्रीमती रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष है। प्रेजेंटली मिस रेखा शर्मा इज इट्स प्रेसिडेंट या चेयरमैन। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2 और 3। ये भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत 31 जनवरी 1992 में स्थापित किया गया था। 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम में परिभाषित किया गया है। आयोग की पहली प्रमुख जयंती पटनायक थी और 30 नवंबर 2018 से रेखा शर्मा इसकी अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। महिला उद्यमिता मंच के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म। स्टेटमेंट 1, इसका आरंभ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। इट हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2, ये इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति नामक 3 स्तंभों पर टिका है। इट रेस्ट ऑन 3 पिलर्स कॉल्ड विल पावर, नॉलेज पावर एंड कर्मा पावर। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2। ये नीति आयोग की एक पहल है। इसमें 3 स्तंभों में प्रकट की गई है जिन पर वुमेन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम बनाया गया है। इच्छा शक्ति, अपने उद्यम शुरू करने के इच्छुक उद्यमियों को प्रेरित करना।
ज्ञान शक्ति, उद्यमशीलता प्रदान करने में मदद करने के लिए महिला उद्यमों को ज्ञान और पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्रदान करना, और कर्म शक्ति, व्यवसायों को स्थापित करने के लिए और बढ़ाने में उद्यमियों को सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। मेरी सहेली पहल के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेरी सहेली इनिशिएटिव। स्टेटमेंट 1, इसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। इट वॉज स्टार्टेड इन 2018। स्टेटमेंट 2, इसका उद्देश्य महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना है। इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू वुमेन ट्रेवलर्स। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी केवल 2। भारतीय रेलवे ने अपनी पूरी यात्रा करने के लिए ट्रेनों से यात्रा करने वाले स्टेशन से गंतव्य स्टेशन तक जाने वाली महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेरी सहेली पहल शुरू की है। इस पहल की शुरुआत सितंबर 2020 में दक्षिण पूर्व रेलवे में एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू की गई थी और यह भी सभी पूरे रेलवे में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में सही कथन चुनिए। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। स्टेटमेंट 1, इसे 2017 में महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। स्टेटमेंट 2, इसे 6000 रुपये के नकद मातृत्व लाभ के प्रावधान की योजना की गई है। इट वॉज प्लान टू प्रोवाइड कैश मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ ₹6000। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दोनों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना भारत सरकार द्वारा संचालित मातृत्व लाभ कार्यक्रम है। 2017 में पेश किया गया और महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। पहली जीवित जन्म के लिए 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है। अगला क्वेश्चन इसमें अब इंग्लिश का हमारा सेक्शन है। चूज द करेक्ट चूज द पार्ट विच हैज़ एरर। तो आपको जिस पार्ट में एरर है वो चूज करना है। सुनील इज अ बेस्ट स्टूडेंट, पार्ट ए। इन आवर क्लास, पार्ट बी। एट प्रेजेंट, पार्ट सी। अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए के स्थान पर क्या आएगा? द बेस्ट। देखिए बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री है और किसी भी सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। द सीड ऑफ, पार्ट ए, ऑल द मॉडर्न एमिनिटीज, पार्ट बी, लाइज इन द साइंस, पार्ट सी, या नो एरर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। साइंस से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि साइंस को एक विषय के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसलिए इससे पहले दा यूज़ नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। यू, आई एंड ही, पार्ट ए, शुड टेक, पार्ट बी, एग्जामिनेशन सीरियसली, पार्ट सी। और अगर कोई एरर नहीं है तो नो एरर, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। यू, आई एंड ही की जगह यू, ही एंड आई होगा। पहले सेकंड पर्सन आता है, ये इंग्लिश का रूल होता है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन, 2, 3, 1। तो यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन और आई फर्स्ट पर्सन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आई डोंट लाइक डैश यू टोल्ड माई फादर लास्ट नाइट। ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी विच, ऑप्शन सी इट, ऑप्शन डी वॉट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वॉट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। ही इज एज गुड एज डैश। ऑप्शन ए मी, ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी हिम, ऑप्शन डी हिज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आई। ही इज एज गुड एज आई। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर्स। दीज चेक्स कैन बी कैश्ड एट डैश ब्रांच ऑफ द बैंक। ऑप्शन ए एनी, ऑप्शन बी सम, ऑप्शन सी फ्यू, ऑप्शन डी ईदर। अगला इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एनी। तो आप इसको पॉज करके आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। डैश बॉयज आर एब्सेंट टुडे। ऑप्शन ए a lot of, ऑप्शन बी मच, ऑप्शन सी मैनी, ऑप्शन डी एवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैनी। मैनी बॉयज आर एब्सेंट टुडे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। ही वॉज राइटिंग ए लेटर विद वन हैंड एंड स्मोकिंग ए सिगरेट विद द डैश। ऑप्शन ए फ्यू, ऑप्शन बी एनी अदर, ऑप्शन सी अदर और ऑप्शन डी ऑल। बहुत ईजी सा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अदर। जब एक हाथ से लिख रहा है तो दूसरा हाथ से सिगरेट पी रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। आई कैन कम एट सम डैश डेट। ऑप्शन ए लेटर, ऑप्शन बी लेटर, ऑप्शन सी न्यू, ऑप्शन डी अदर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लेटर, यानी कि बाद में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। चूज द करेक्ट एडजेक्टिव्स। आई हैव डैश फ्रेंड्स इन पटना। ऑप्शन ए लिटिल, ऑप्शन बी फ्यू, ऑप्शन सी ए फ्यू, ऑप्शन डी द लिटिल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन सी ए फ्यू। आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पटना।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, चूज द करेक्ट कंजक्शन। 2 years हैव पास्ड डैश ही लेफ्ट चेन्नई। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी ऑल्दो, ऑप्शन डी सिंस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, चूज द करेक्ट कंजक्शन। आई हैव नोन हर डैश शी वाज ए चाइल्ड। ऑप्शन ए सिंस, ऑप्शन बी बिफोर, ऑप्शन सी आफ्टर, ऑप्शन डी वैन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिंस। सिंस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 113, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु इज नॉट ईजिली प्लीज्ड बाई एनीथिंग। ऑप्शन ए मैडन, ऑप्शन बी पैसिमिस्ट, ऑप्शन सी वल्नरेबल और ऑप्शन डी फास्टिडियस। तो मैडन क्या होती है? पहली स्पीच, जो प्रथम बार स्पीच दे। पैसिमिस्ट क्या होता है? जो निराशावादी हो, जो हर काम में कमी ढूंढे, नेगेटिव थॉट ढूंढे। वल्नरेबल, जो बहुत दुर्लभता से प्राप्त हो। और ये क्या है? वन हु इज नॉट ईजिली प्लीज्ड, खुश ना हो बाई एनीथिंग, किसी चीज़ से। तो वह ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, फास्टिडियस। फास्टिडियस इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए ग्रुप ऑफ 3 पर्सन शेयरिंग पावर। ऑप्शन ए ट्रायोलॉजी, ऑप्शन बी टेट्रालॉजी, ऑप्शन सी ट्राइमविरेट, ऑप्शन डी ट्राइपोड। तो बहुत ईजी सा है, ऑप्शन सी ट्राइमविरेट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ये भी हमने आपको वन वर्ड में कराया है अपने लेक्चर में। ऑप्शन ए कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन बी नेशनलिस्ट, ऑप्शन सी पैट्रियट और ऑप्शन डी मेट्रोपॉलिटन। तो इसमें आप दो तो को आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। नेशनलिस्ट देशभक्त होता है, देश प्रेमी होता है, और पैट्रियट देशभक्त होता है। तो बचे दो, तो इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कॉस्मोपॉलिटन, ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया को अपना देश समझता हो। अगला क्वेश्चन 116, ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स। ऑप्शन ए डेमोक्रेट, डेमोक्रेट तो सबकी ओपिनियन लेते हैं। ऑटोक्रेट, ऑप्शन सी ब्यूरोक्रेट, ब्यूरोक्रेट कौन होते हैं? जो नौकरशाह होते हैं, उनके द्वारा शासन। और फेनेटिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑटोक्रेट। अगला क्वेश्चन 117, चूज द करेक्ट सिनोनियम। सिनोनियम्स क्या मतलब? पर्यायवाची। 45 मतलब 45 का मीनिंग होता है कि किसी चीज़ में कोई वैल्यू एडिशन करना। ऑप्शन ए रेशियल, ऑप्शन बी डेस्ट्रॉय, ऑप्शन सी रिप्रोड्यूस और ऑप्शन डी स्ट्रेंथन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी स्ट्रेंथन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, चूज द करेक्ट सिनोनियम। वाइल्ड, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली। आपको इसका पर्यायवाची बताना है। ऑप्शन ए एबनॉर्मल, ऑप्शन बी इमोशनल, ऑप्शन सी रस्टिक, ऑप्शन डी डिस्टर्ब। यहाँ रस्टिक का मतलब होता है गंवार, वही जंगली गंवार जिसकी सेंस में यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। बैरन, बैरन का मतलब होता है बंजर। आपको एंटोनिम क्या होते हैं? विलोम, विलोम बताना है, बंजर का विलोम। ऑप्शन ए अनकल्टिवेटेड, बिना जुता हुआ। ऑप्शन बी फर्टाइल, उर्वर। ऑप्शन सी फॉरेस्ट, जंगल। और ऑप्शन डी क्या है? अनलेवल्ड, बिना लेवल किया हुआ, बिना अनस्तरित। तो फर्टाइल इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 120 और लास्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स। सीरियस, यानी कि सीरियस क्या होता है? इसका आपको एंटोनिम विलोम बताना है। ऑप्शन ए थॉटफुल, ऑप्शन बी इनसिंसियर, ऑप्शन सी स्मग और ऑप्शन डी जॉली। जॉली कौन होता है? खुश। और सीरियस तो सीरियस इंसान होता है। तो जॉली इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।